फ़ज़ाई आलूदगी में अव्वल कौन? दूध के निर्ख मुकर्रर। रोटी महंगी हो गई। और सिंध काबीना की बैठक आज। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया भर में पहला नंबर बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर बराजमान है। सूबाई में फजाई आलूदगी की शरह 341 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में हैं और काड़ा में, रेनाला खोर, शेरगढ़, अख्तराबाद में धुंध ने मंजर धुंधला दिए। शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को फैजपुर से समुंदरी और दरखाना तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। M5 हड़प्पा बाईपास और चंद दीगर मकामात पर धुंध की वजह से हद निगाह मुतासर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। इंतहाई ज़रूरी सफ़र से पहले मोटरवे पर धुंध की सूरत हाल मालूम की जाए। कराची में दूध की फी लीटर नई कीमत 120 रुपये मुकर्रर कर दी गई। डेयरी फार्मर्स की कीमत 105 और थोक कीमत 110 रुपये फ़ी लीटर होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डेयरी फार्मर्स ने नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया। एहतिजाजन भैंसें सड़कों पर लाने और अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कहा कमिश्नर कराची ने एक तरफा नोटिफिकेशन जारी किया जो कबूल नहीं है। गबालों की अकड़ हुक्म मानने से इनकार कर दिया। कराची में दूध की नई कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। सरकारी कीमत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर 3 माह बाद दूध की कीमत का जायजा भी लिया जाएगा। डेयरी और कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर ने कमिश्नर कराची का जारी करदा नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर दिया। एहतिजाजन भैंसे सड़कों पर लाने और अदालत जाने का ऐलान किया। कहा कमिश्नर कराची ने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया। एक तरफा नोटिफिकेशन कबूल नहीं, नजरसानी की जाए। ना की गई तो पुरअमन एहतिजाज करना हमारा हक है। हम एहतिजाजन भैंसे सड़कों पर लाएंगे और अदालत जाएंगे। कुछ दुकानदार अभी 140 रुपए फी लीटर पर ही दूध फरोख्त करने में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब आटे की कीमत में इजाफा, रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। इतवार के दिन से रोटी 12 रुपए जबकि नान 18 रुपए में मिलेगा। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर आफ्ताब गिल का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कहा तंदूर वाले मकरूज हो चुके, हुकूमत फौरी तौर पर आटा और मैदा सस्ता करे वरना रोटी मजीद महंगी हो जाएगी। आती है कि ये रेट ना बढ़े तो वो हमारे साथ बैठे हमें रिलीफ दे, हम इसी रेट पे रहेंगे इंशाल्लाह। वो हमें फाइन सस्ता दे दें, वो हमें आटा सस्ता दे दें और अगर वो चीज़ें हमें देने में कामयाब होते हैं तो हम इंशाल्लाह, हमें रेट बढ़ाने का कोई शौक़ नहीं है। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि इस वक्त हमें कुछ नहीं बच रहा, तो रेट जो है वो बढ़ाना हमारी मजबूरी है। तो इस संडे से, इस इतवार से मैं इंशाल्लाह हम 18 रुपये का नान और 12 रुपये की रोटी जो है वो करने जा रहे हैं। मैं तो अभी भी दावत दे रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, हमें फ़ाइन सस्ता दे दें, हमें आटा सस्ता दे दें, गैस पर रिलीफ दे दें, हम कभी भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को गलत कहना दुरुस्त नहीं। सानिया सियालकोट के दौरान गैर मुल्की बाशिंदे की ढाल बनने वाले मलिक अदनान की बोल से गुफ्तगू। कहा हर कौम में शरपसंद अनासिर मौजूद होते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि इस कौम में अच्छे इंसान मौजूद नहीं। पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क नहीं, ना ही यहाँ के लोग वैशी हैं। यहाँ पुरअमन और बावकार कौम बसती है। श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के लफ्ज़ों ने दिल जीत लिया। पूरी दुनिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन वाली कौम है, एक अच्छी कौम है। इसको मतलब एक छोटे से वाक़े को लेके इसको पूरी कौम को हमें इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए जिससे पूरी कौम का इमेज ख़राब हो। हर कौम में कुछ शरपसंद लोग होते हैं, इसमें अच्छे लोग भी होते हैं जिनको हमें रोल मॉडल समझकर अपनाना चाहिए। कौम के इस बावकार शहरी ने सिर्फ फर्जी अदा नहीं किया, अपनी सोच भी दुनिया को बता दी। ना सिर्फ अदनान बल्कि उनका पूरा ख़ानदान अमन की फ़िलॉसफी पर यकीन रखता है।
मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह पाक हर एक बहन को इस जैसा भाई दे। हम जब भी बाइक जाते हैं तो मेरे दोस्त कहते हैं कि आपके मामू तो हीरो हैं। ऐसी मिसालें तो दुनिया में बहुत कम मिलती हैं, किसी की इस तरह जो है इतनी इन्होंने शुजाअत दिखाई। हम स्पेशल फूल लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों के साथ और हमें बहुत फ़ख्र है उन पे। मलिक अदनान हमारा दोस्त है तो हमें इस चीज़ पे बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ। कोई शक नहीं, वालिदैन की तरबियत, अच्छा माहौल और बाइखलाक किरदार माहौल में एक बेहतरीन इंसान को जन्म देती हैं, जो अदनान की शक्ल में हमारे सामने हैं। और इस वक्त यही बहादुर इंसान, हमारी कौम की शान, हमारी कौम के हीरो मलिक अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो तमगा लेने पर। दूसरा, आपने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। महसूस कैसा कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी फील हो रही है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एजाज़ से नवाजा है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की हुई कि उन्होंने मुझे सियालकोट से बुला के अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे एज ए गेस्ट रखा, जहाँ पे फॉरेनर आके रहते हैं, वहाँ उन्होंने मुझे रखा। और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि एक आम आदमी को, एक लेमैन को वो अपने घर में बुला के इतनी पजीराई कर रहे हैं। ठीक है अदनान, ये भी बताइएगा कि प्रियंका कुमारा के साथ आपने वक्त गुजारा, उनके साथ काम किया, बतौर साथी, बतौर इंसान वो कैसे थे? वो बेसिकली तो एक अच्छे इंसान थे, मतलब इंसान दोस्त थे। और काम के मामले में वो बड़े डिसिप्लिन थे। मीन आप उसको सख्त मिजाज कह सकते हैं। काम बड़े अच्छे तरीके से लेना, जो मेरिट है उसको उसके हिसाब से काम लेते थे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे। बाकी वो मतलब काम के मामले पे किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं से करते। तो आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को इतना काम करना तो इतना पसंद नहीं कि दिल में कुछ ऐसी बात उनकी रख लेते थे जिनको उनको कोई मसला होता था, इशू भी होता था। और ये बातें वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करते हुए जिसका नतीजा ये निकला एंड पे। अच्छा अदनान साहब, हमने देखा है कि हुजूम में कोई भी किसी की मदद के लिए नहीं आता, लेकिन आप आगे गए। उस वक्त आपके जहन में क्या था? उस वक्त मेरे जहन में यही थी कि मुझे ये मेरा कोलीग है, हमने एक टाइम अच्छा गुजारा है, मुझे इसकी जान को हर कीमत पे बचाना चाहिए। दूसरे नंबर पे मेरे जहन में दूसरी बात थी कि अगर इसको कुछ हो गया, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मेरे मुल्क का चेहरा ख़राब होगा, जिससे मेरे मुल्क की बदनामी होगी, वो सारी चीज़ें जहन में थी मेरे के, जिससे मेरे शहर की, मेरी कंपनी की, मेरे मुल्क की बदनामी बच जाए, मैं इसको किसी तरह सेव कर सकूँ। और दूसरे नंबर पर मेरे जहन में एक इंसानियत भी थी कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ठीक है अदनान, ये बताइएगा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, तो हुकूमती सतह पर अगर आपसे रब्ता किया जाता है तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? हाँ, हम सबको मिलकर, सिर्फ मेरे अकेले की बात नहीं है, हम सबको मिलकर, हर शोबा जात से जो लोग हैं उनको मिलकर ये स्टेप लेना चाहिए। मतलब मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम को सामने आना चाहिए, मीडिया पर्सन को सामने आना चाहिए, पेरेंट्स को सामने आना चाहिए, टीचर्स को सामने आना चाहिए, ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सकें, उनको जो रियल इस्लाम है उसकी पिक्चर दे सकें, जो रियल ह्यूमैनिटी है उसकी पिक्चर समझो। फिर ही हमारा एक अच्छा माशरा, एक अच्छी सोसाइटी, एक बैलेंस लाइफ गुजारने वाला माशरा कायम हो सकता है। साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि पुलिस और अदलिया मुल्क के करप्ट तरीन इदारों में शामिल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस में 41 और अदलिया में 17% से ज़ायद करप्शन है। और रिपोर्ट में 85.6% शहरियों ने विफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने करप्शन और गवर्नेंस से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट, जबकि शोबा अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। पुलिस में करप्शन की शरह 41.4% सामने आई। अदलिया में 17.4% करप्शन है। सफाई और कचरा जमा करने के ठेकों में 13.8%, पानी की फरामी में 13.3%। 80% पाकिस्तानियों ने कहा कि कोरोना रिलीफ के हुकूमती इक़दामात के दौरान उन्हें कोई रिश्वत नहीं देना पड़ी। सर्वे में मुल्क में 51.9 करप्शन की वजह कमज़ोर एहतसाब है। सर्वे में 40% अफराद ने करप्शन के खात्मे के लिए सख्त तरीन सज़ाओं की हिमायत की। 34% अफराद ने नैब सिस्टम में बेहतरी का मुतालबा किया। अवाम ने सर्वे में मौजूदा दौर को पिछले तमाम अदवार से महंगा तरीन दौर भी करार दिया। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हैं बैरिस्टर वकास अब्रे साहब, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है साबिक CPLC चीफ अहमद चुनाई ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वकास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। अदलिया और पुलिस जो हैं वो मुल्क के करप्ट तरीन इदारों में आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि तेरे वादों पे कब तलक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए।
कामरान, गुज़िश्ता 70 सालों से हम पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन 2020 की इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट हो या 2021 की जो मौजूदा रिपोर्ट है, इन दोनों रिपोर्ट्स को देख ले और इससे 2 महीने कबल जो रिपोर्ट आई थी, जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट थी, जिसमें 139 में से पाकिस्तान की जुडिशरी को 130 नंबर पे प्लेस किया गया था। मैं ये समझता हूँ ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हमारे सियासतदानों और मौजूदा गवर्नमेंट्स के तमाम नारे दावे और वादों का पोल खोल के रख देती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना जुडिशल रिफॉर्म्स हुई, ना पुलिस रिफॉर्म्स हुई, और एक आम ऑर्डिनरी सिटीज़न जो है उसी तरह इस निज़ाम अदल में और पुलिस के सिस्टम के अंदर पिसता चला जा रहा है। जो हमारे मुल्क के अंदर सबसे आला तरीन अदलिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके सामने ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद इस वक्त 52,000 के करीब है। हाई कोर्ट्स के अंदर लाखों मुकदमा पेंडिंग, और जो लोअर कोर्ट्स की इस रिपोर्ट के अंदर तस्करा किया गया 17 लाख और 82,000 के करीब केसेस हैं जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के सिविल कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर या फैमिली कोर्ट्स के अंदर ज़ेर इल्तवा हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो इलेक्शंस के वक्त ये स्लोगन, ये नारे ज़रूर लगाती हैं कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स लाएंगे जिससे एक ऑर्डिनरी सिटीजन को रिलीफ मिलेगा, वो फैसिलिटेट होगा, उसके प्रॉपर्टी के मैटर्स जो है वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द मून शाइंस, लेकिन इनका हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस रिपोर्ट ने, इससे पहले वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने, 2020 की रिपोर्ट ने ये तमाम की तमाम चीज़ें एक्सपोज करके रख दी हैं, और गवर्नमेंट के जितने भी क्लेम्स थे कि हम निज़ाम अदल के अंदर बेहतरी ला रहे हैं। और कामरान, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले भी जो इमरान खान साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली जो डायरेक्शन दी थी कि हमारे मुल्क के अंदर एहतसाब का सिस्टम बेहतर किया जाए, 51% जो करप्शन है, जो बैड परफॉर्मेंस है, वो अकाउंटेबिलिटी की वजह से है। तो इस हवाले से जुलाई 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन भी दी थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को कि आप 120 नैब कोर्ट एस्टैब्लिश करें और 926 जो पेंडिंग मुकदमात हैं उनका फैसला करें 1 महीने के अंदर। लेकिन 1 महीना तो दूर, 1 साल 6 महीने गुजर गए, अभी तक ना नैब एस्टैब्लिश की गई, ना मैकेनिज्म, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया कि जिससे ज़ेर इल्तवा। बिल्कुल ऐसा ही है। वक़ार सबरेज़ साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद चनाई साहब, जैसा कि वक़ार साहब ने भी फरमाया कि इस गवर्नमेंट ने भी आने से पहले यही वादा किया था कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा और रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात हुई थी, लेकिन अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है इंसाफ के निज़ाम पर सवालिया निशान है। और जब हमारे जो अवाम हैं उनका जब कोई ताल्लुक होता है पुलिस के साथ, कोई इस तरह का मामला होता है, तो उन्हें जो मसाइल का सामना करना पड़ता है सभी उससे वाकिफ़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आज आम आवाम को अगर आप पूछें तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ना हमें थाने की तरफ ले जाए, ना हमें मुल्क की अदालतों की तरफ लेके जाए। ये एक आम परसेप्शन है जो आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान में रहा है कि लोग ये समझते हैं कि पुलिस के थानों के चक्कर, वहाँ रिश्वतों का बाजार गर्म, और इसके बाद फिर अदालतों में जाना जहाँ पर जो है वो धक्के खाने पड़ते हैं, तारीखें पड़ती रहती हैं, और निज़ाम अदल जो है वो इस तरह है कि सालों साल सदियाँ बीत जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। और यही वजह है कि जो आज ये रिएक्शन सामने आया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सामने आई है, वो एक आम आवाम के परसेप्शन है। इसकी लिटिगेटिस क्या हैं, इसकी मजबूरियाँ क्या हैं, मैं उसमें नहीं जाता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो अवाम का ये ख्याल है, जो मैं ग्रास रूट लेवल पे देखता हूँ कि अदालतों के चक्कर लगा कर वो थक जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, कई दफ़ा खबर आती है कि सजाए मौत पाने के बाद 10 साल बाद इंसाफ मिला कि वो बेगुनाह, 20 साल बाद पता कि वो बेगुनाह था। ये सारी चीज़ें जो है वो अवाम के अंदर जुडिशरी का एक परसेप्शन को ख़राब किया हुआ है, और साथ साथ थाना कल्चर जो है कि जहाँ थाने में बंदा पहुँच गया वहाँ उसके बाद उसके साथ क्या हचर होता है, क्या रिश्वत के बाजार गर्म होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रास रूट लेवल पे हमें नजर आती हैं कि ग्रास रूट लेवल पर। लेकिन सर, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो बहुत करते हैं लेकिन हो नहीं पाती हैं। आपकी नज़र में इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, एक आम कांस्टेबल को इतना पावरफुल बना दिया जाता है और इतना पावरफुल होता है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और हमेशा माइट इज राइट होता है। तो फिर इसके बाद आप उस आम कांस्टेबल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप कितने भी रिफॉर्म्स कर लें, लेकिन जितने भी आप रिफॉर्म्स कर लेंगे, अगर आप इतना बड़ा पावर ग्रास रूट लेवल पे दे देंगे कि जहां वो हर स्याह सफेद का मालिक हो, जहां वो जिसको चाहे जिस इल्ज़ाम में धर ले, और उसके बाद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर
किसी किस्म के भी रिफॉर्म्स जो हैं वो काबिल कबूल नहीं हो सकते। इस सेंस में काबिल कबूल नहीं हो सकते कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेमाने रह जाती है। बात जो एक मुहावरा है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स पीपल, वो यहाँ पर सादिक आता है कि आपने उस पावर को जो है वो इतना मिसयूज करना है कि इसके बाद फिर आप किसी किस्म के रिफॉर्म्स को जो है वो काबिल अमल नहीं बना सकते। ठीक है वक़ार साहब, आप फरमाइएगा कि अब ये रिपोर्ट भी सामने आ गई, हम इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, कितना वक्त लगेगा और कितना मुश्किल है ये सब? देखिए, सबसे पहले तो जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन के, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है और उस हवाले से हमारी जो जजेस की तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडेंसी का तस्करा किया, 52,000 के करीब केसेस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो 1997 का एक्ट है जिसके तहत जजेस की तादाद का तयन किया गया, उसमें से भी अभी एक जज की वैकेंसी है। तो मैं ये समझता हूँ एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस को तैनात किया जाए ताकि पेंडेंसी जो है वो कम की जाए। इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर भी जजेस की तादाद जो है, लोअर हाई कोर्ट की बात की जाए तो 60 है, जिसमें से 49 जो है वो जजेस हैं, 11 इस वक्त वैकेंसीज हैं। तो जो मौजूदा जजेस की तादाद है वो पूरी की जाए, एडहॉक जजेस को तैनात किया जाए ताकि जो पेंडेंसी है और हमारे निज़ामी अदल के साथ जो जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड का स्टिग्मा और नोशन अटैच किया जाता है, इसको डिस्पेल और टर्न डाउन किया जाए। और सेकेंडली पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर मैं ये ज़रूर चीज़ आपको गोशगुजार करना चाहूँगा कि हमारा प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का, इंटेरोगेशन का प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो हम वो एविडेंस या वो क्राइटेरिया ऑफ एविडेंस कोर्ट के सामने पेश ही नहीं कर सकेंगे कि जिससे कोर्ट किसी मुलजिम को सजा दे सके। लिहाजा जब तक हम ये इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, हमारा निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। अच्छा अहमद चुनाई साहब, आपसे जो बात करना चाहूंगा वो एब्सोल्यूट पावर के हवाले से ही करना चाहूंगा। जो आप बात कर रहे थे वो एब्सोल्यूट पावर कांस्टेबल से लेने ना देने की वजह क्या है? अब जो देने वाले कौन लोग हैं और ना लेने की वजूहात क्या हैं, और क्या हम ना सही आने वाली नस्लें क्या इस चीज से छुटकारा हासिल कर लेंगी कि जहां पर इंसाफ मिलेगा लोग अपने मसाइल को लेकर थाने में जाएंगे? देखिए, कांस्टेबल के पास पावर तो होना चाहिए और होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये पावर ना मिले, ये पावर जरूर मिले, लेकिन उस पावर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आया वो जो पावर इस्तेमाल कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हमारे पास जो यही होता है कि थाने लेवल पर, कांस्टेबल लेवल पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको पकड़ के लाया जाता है और ये कभी नहीं पूछा जाता कि ये मुकदमा सही है या गलत है। और मैं अपना वकील साहब की इस बात पे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि थाने में से जो प्रोसिक्यूशन होती है उसका निज़ाम इतना गलत होता है कि हमारे जजेस जो हैं वो ये फैसला नहीं कर पाते कि ये केस को जो है वो कैसे आगे कंक्लूड करना है, और ये गलत प्रोसिक्यूशन जो है वो गलत फैसले करवाती है। आज जितने भी आप केसेस देख लें, थाना लेवल पे, थाना कल्चर लेवल पे केस को ख़राब कर दिया जाता है, प्रोसिक्यूटर को पैसे दे दिए जाते हैं, वो केसेस को जो है वो सही तरीके से नहीं चलाता और फिर इंसाफ नहीं मिलता। तो इसका रिजल्टेंट फैक्टर ये होता है कि हमारी जुडिशरी भी बदनाम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एज अ कंबाइंड पैकेज हमें करनी पड़ेगी। हमें सिंगल आउट किसी को करके काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक पूरे माशरे को सही करने की बात ना करें, पूरे निज़ाम को सही करने की बात ना करें, ये शायद और उसमें सर फेहरिस्त अकाउंटेबिलिटी है। आपका बहुत शुक्रिया अहमद चुनाई साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका भी शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।